तो गैस आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप अपनी बुक में साथ साथ मार्क करना। और मैं वैसे ये आपको रेफ़र करूँगा कि साथ साथ मार्क ना करो, स्क्रीनशॉट्स आपको मैं भेज दूँगा। पहले समझ लो फिर मार्क कर लो। बहुत इजी टॉपिक है, दैट्स वाई मैं बोर्ड यूज़ नहीं कर रहा। और एक्चुअली फ़ैन की वो वॉइस बहुत ज़्यादा बोर्ड में आ रही है, तो दैट्स वाई मैंने माइक मंगाया है। एक दो दिन तक माइक आ जाएगा, फिर वो प्रॉब्लम नहीं आएगी बोर्ड वाली। तो कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी, हम चैप्टर पॉवर्टी पढ़ रहे हैं, उसमें 4.7 और 4.8 आज हमने कंप्लीट करनी है। कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी मतलब पॉवर्टी के रीजंस बताओ कि हमारी इंडिया के अंदर पॉवर्टी क्यों है, इतनी गरीबी क्यों है। तो सबसे पहला रीज़न जो दिमाग में आता है दैट इज़ पॉपुलेशन। क्यों? हमारी जितनी स्पेस है उससे ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन है। अगर आपको मैं डिटेल में इसको समझाऊँ जैसे मैं बोर्ड पे कराता हूँ, तो आप ये लोग समझो कि हमारा इंडिया की ये स्पेस है, मान लो ये इंडिया है पूरा। रहने वाले लोग कितने हैं? रहने वाले लोग जो हैं इसमें यहाँ पे इतने ज़्यादा भरे पड़े हैं कि इनको इससे ज़्यादा स्पेस चाहिए, इनको कम से कम इतनी स्पेस चाहिए। तो होता अब पहले क्या हुआ था कि जब इंडिया में लोग पुराने टाइम पे रहते थे तो इतने इतने बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े घर होते थे उनके, और ज़्यादातर ग्राउंड फ्लोर पे ही रहते थे। लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी तो लैंड की क्या होगी, कमी, क्योंकि इंडिया तो इतना ही है और लैंड लोगों को इतना चाहिए। तो लोगों ने क्या किया, ऐसे ग्रो करने की जगह ऐसे ग्रो किया, मतलब अपवर्ड्स, एक फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। पहले चौड़ाई में ग्रो करते थे कि एक घर लो, दो घर लो, तीन घर लो, और ज़्यादातर फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर पे ही लोग लेते थे और ग्राउंड फ्लोर के ऊपर छत होती थी। अब क्या किया लोगों ने कि जब जगह कम होनी शुरू हो गई और लोगों की पॉपुलेशन बढ़नी शुरू हो गई तो लोगों ने अपवर्ड्स मूवमेंट शुरू कर दी, एक फ्लोर, दो फ्लोर। उसमें क्या हो कि इंडिया के अंदर ही आप लोग रह गए। चलो लैंड की प्रॉब्लम तो चलो यहाँ पे जिस तरीके जैसे जैसे करके लोगों ने जुगाड़ कर लिया, लेकिन खाने की प्रॉब्लम कैसे की जाए? इंडिया इतना बड़ा है, उसके अंदर इतनी जगह जो है इंडिया के एग्रीकल्चर की है, ठीक है। एग्रीकल्चर इतनी जगह पे पैदा होता है, खाने वाले लोग यहाँ तक फैले हुए हैं, यहाँ तक। तो जो पर कैपिटा जो लोगों को खाना मिलेगा या पर कैपिटा जो लोगों को इनकम मिलेगी वो बहुत ही ज़्यादा कम बैठ जाती है। इसीलिए ये पॉइंट है कि रैपिड ग्रोथ, आपको साफ दिख रहा होगा स्क्रीन पे, स्क्रीन ज़रूर उल्टी आएगी, अपने फ़ोन को प्लीज़ उल्टा घुमा लेना, क्योंकि मैंने हर जगह से करके देख लिया, हो नहीं रहा वो। तो रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन particularly among the poor is responsible for the problem of poverty in the country. It is obvious that when total national income तो उतनी ही है ना, वो तो एक समझ लो पूरा अमाउंट है, लेकिन लोग क्या है ज़्यादा। जब लोग ज़्यादा हैं तो रैपिड इनकम भी क्या होगी, लो, तो पर कैपिटा इनकम इज़ बाउंड टू बी लो। तो आप लोग इसको पूरा का पूरा मार्क करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि ये जो फर्स्ट पॉइंट है ये तो मेन पॉइंट है। हमारी जो आबादी है इतनी ज़्यादा है तो लोग गरीब ही रहेंगे। अगर एक फैमिली में खाने वाले 3 लोग हैं और कमाई है 30,000, तो मतलब क्या हुआ, 30,000, अगर आपकी मंथली इनकम 30,000 है और खाने वाले कितने लोग हैं, 3, तो मतलब कि 10,000 रुपये हर बंदे का खर्चा आ रहा है, ठीक है। लेकिन आपकी मंथली इनकम वही की वही रही और खाने वाले आपके बढ़ गए, पॉपुलेशन बढ़ गई, जैसे इंडिया की हो गए 6, तो फिर ये आ जाएगा 5,000। मतलब कि पहले आप 10,000 रुपये खुद का राशन खा रहे थे, अब आप 5,000 का खा पा रहे हो। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन, इनकम वही है, इनकम है, इनकम वहीं की वहीं रही, लेकिन पॉपुलेशन क्या हो गई, वो बढ़ गई। अब ये पॉपुलेशन मैं और बढ़ा रहा हूँ धीरे धीरे, इसको मैं 10 कर देता हूँ, तो इनकम इंडिया की उतनी ही रही, बट इंस्टेड घटती रही, लेकिन यहाँ घटा नहीं रहे, एक फिक्स्ड इनकम लेके चल रहे। इनकम इंडिया की 30,000 ही रही, खाने वाले बढ़ गए, 10 हो गए, तो अब ये हर बंदे को 3,000 रुपये मिल रहे हैं। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, इनकम वहीं की वहीं स्टिल है, गरीबी बढ़ रही है। पहले आप 10,000 रुपये खा रहे थे, अब आप 5,000 का खाना खा रहे हो या कमा रहे हो, अब आप 3,000 रुपये कमा रहे हो। और मैं इसको बढ़ा दूँ, इनकम मैं कर देता हूँ 15, तो 30,000 डिवाइड बाय 15, फिर आपकी इनकम और कम होगी। तो जैसे जैसे डिनोमिनेटर मतलब पॉपुलेशन आपका बढ़ता रहेगा, वैसे वैसे आपकी इनकम घटती रहेगी। तो ये डायरेक्ट रिलेशन है पॉपुलेशन का इनकम से। सेकंड है जी, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसमें बेसिकली इन्होंने 2 बातें बोली हैं, एक बोला है बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर, एक बोला है इंडस्ट्रियल सेक्टर। और हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा भी हुआ है कि जो
पहले ब्रिटिशर्स ने हमारे एग्रीकल्चर को खाया, फिर ज़मींदार लोगों ने हमारे एग्रीकल्चर को बर्बाद किया। जितना लोगों को लैंड अवेलेबल है उससे ज़्यादा लोग खाने वाले हैं, और हमारे एग्रीकल्चर टेक्निक्स भी कुछ ज़्यादा काम नहीं करी। पहले हमने ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आया, वो भी काम नहीं किया, लैंड रिफॉर्म्स लेके आए, वो भी काम नहीं किया। तो एग्रीकल्चर आज तक बैकवर्ड है। क्यों? इसीलिए गरीब किसान को आत्महत्या करनी पड़ती है, क्योंकि एग्रीकल्चर में ज़्यादा कमाई नहीं है। दूसरी बात, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कुछ खास हमारा ग्रो नहीं कर रहा, तभी गांव से लोग उठ के इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्रियों में काम करने यहाँ पे आ रहे हैं। लेकिन फिर भी हमको कितनी सारी चीज़ें आउट ऑफ इंडिया मंगानी पड़ती है, इंपोर्ट करनी पड़ती है, उससे हमारे देश का पैसा बाहर चले जाता है और हम क्या होते हैं? गरीब होते हैं। तो ड्यू टू वाइड स्प्रेड बॉटलनेक्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, हमारे देश की इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी देखो, ये मैंने जो हाईलाइट किए 4 पॉइंट्स इसमें आ रहे हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एग्रीकल्चर बैकवर्ड है हमारा, इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा बैकवर्ड है, इतना ज़्यादा एडवांस नहीं है, इतनी क्वालिटी प्रोडक्ट हम नहीं बना पाते। अगर हम इतनी क्वालिटी प्रोडक्ट बना पाते तो आज हम एप्पल या सैमसंग या किसी भी कंपनी के फ़ोन आउट ऑफ इंडिया से क्यों मंगाते? हम इंडिया में क्यों ना बनाते? इवन कि डिफेंस के जो हथियार वगैरह हमको चाहिए होते हैं वो भी इंडिया के बाहर से मंगाते हैं, रशिया से, अमेरिका से मंगाते हैं। इंडिया में क्यों नहीं बनाते? क्योंकि हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर इतना अच्छा, इतनी क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं दे रहा। उसके बाद आता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़। अब देखो, धीरे धीरे हमारा देश जो है अंडर डेवलप्ड था पहले, अब डेवलपिंग की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन अभी पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ। अभी मेट्रोज़ बन रही हैं, अभी हाईवेज़ बन रहे हैं, बहुत एडवांस्ड हो गया है, लेकिन अभी और काम होना बाकी है। अभी हमारी रिवर्स गंदी हैं, अभी हमारा ट्रेन सिस्टम बहुत बेकार है, हमारी ट्रेन्स कितनी लेट होती है। तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है, अभी सड़कें हमारी कितनी ख़राब है, पानी की प्रॉब्लम, बिजली की प्रॉब्लम। दिल्ली में ठीक है, लेकिन गांव में या आउट ऑफ दिल्ली आप किसी बड़े शहर में जाओ, वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ भी हमारी इतनी अच्छी नहीं है। और सबसे चौथा रीज़न क्या है? स्लो पेस ऑफ डेवलपमेंट। और जो हमारे डेवलपमेंट की स्पीड है ना, वो तो बहुत ज़्यादा कम है, जिस स्पीड से डेवलपमेंट एक कंट्री की होनी चाहिए। अब ज़रूरी है कि ये तो मेरे को दिख रहा है कि 4-5 साल में या 5-6 साल में मेरे को देखने को मिला है कि जो डेवलपमेंट की स्पीड बढ़ी है, जीएसटी आने के बाद कुछ इंक्रीज़ हुई है, पर अभी भी इतनी तेज़ नहीं है, वो भी स्लो ही मानी जाएगी एज़ पर जितनी होनी चाहिए। तो इन चारों की वजह से क्या होगा? हमारा देश ग्रो नहीं कर पा रहा, देश ग्रो नहीं कर पा रहा, देश के लोग ग्रो नहीं कर पा रहे। तो उससे क्या होता है? 25% ऑफ पॉपुलेशन इज़ स्टिल बिलो पॉवर्टी लाइन। ये हमने कल की क्लास के अंदर ही पढ़ा था कि 22% है, तो 25% ये घूमता रहता है, 20-25 के बीच में चलता रहता है। तो आज भी हमारे देश में 25% ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन है। पहला था पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, सेकेंड था लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि हमारे देश की इतनी तरक्की नहीं हो पाई, इसलिए सब लोगों को काम नहीं मिल पाया पूरे ढंग से, तो लोग गरीब के गरीब रह गए। फिर पुअर स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर। अब यहाँ जो बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर है उसको यहाँ डिटेल में समझाया गया है। अब एग्रीकल्चर में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, हमने इसके पिछले पेज पे यहाँ पे आपको मार्क कराया था। ये जो पूरा का पूरा पेज है, ये देखो, एग्रीकल्चर स्टिल एंड प्रिंसिपल मीन्स ऑफ, ये पूरा का पूरा पेज एग्रीकल्चर के नुकसान मतलब एग्रीकल्चर में क्या क्या कमियां हैं वो आपको बताता है कि व्हाट आर द लिमिटेशंस, कि हमारा पुअर स्टेट क्यों है। तो उसमें 2-3 बातें मेरे को समझ आ रही हैं, 2-3 बातें यहाँ लिखी हैं, बाकी मैं आपको एक्स्ट्रा लिखवा देता हूँ। एग्रीकल्चर इन इंडिया हैज़ कॉन्टिन्यूड टू बी बैकवर्ड क्यों था? क्योंकि ब्रिटिशर्स हमारे एग्रीकल्चर को ख़राब करके चले गए थे। तो फर्स्ट रीज़न क्या था कि ब्रिटिशर्स ने ख़राब किया था। दूसरा, प्रिमिटिव मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। हमारे पास HYV सीड्स यूज़ करने के लिए किसानों के पास पैसे नहीं थे, क्योंकि हमारे किसान पहले से ही गरीब थे, खाली अमीर लोग उसका फ़ायदा उठा पाए। दूसरा, फ्रेगमेंटेड स्मॉल लैंड होल्डिंग्स। ये आपको पिछले क्लास में बताया गया कि जैसे जैसे फैमिली पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो कि जो जगह है वो छोटी होती जा रही है, जो खेत है छोटे होते जा रहे हैं, और हर एक स्मॉल फार्मर्स के पास स्मॉल लैंड होल्डिंग्स है। तो उससे कुछ ज़्यादा वो मुश्किल से अपने घर का खर्चा निकाल पाएगा, जितना वो कमाता है वो खुद ही खा जाता है, और बाहर में सेल करने के लिए उसको कुछ नहीं मिलता। तो इसलिए वो गरीब का गरीब, जब तक बाहर सेल नहीं करेगा तब तक पैसे कैसे कमाएगा? तो जितना कमाया उतना ही खा लिया। तो एज अ रिज़ल्ट अब स्मॉल उसके पास फार्म्स हैं, गरीब वैसे ही है, वो अच्छी प्रोडक्टिव फर्टिलिटी के वो सीड्स नहीं ले पाता। तो लैक ऑफ इसमें गुड सीड्स, ये भी आप लोग ऐड कर लेना। और दूसरा इसमें आएगा फर्टिलाइज़र्स,
क्यों फर्टिलाइज़र्स नहीं ले पा रहा? क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं है और वह गरीब का और गरीब हो रहा है। ज़मींदार लोग जो बड़े अमीर लोग हैं वो तो फर्टिलाइज़र्स वगैरह अफोर्ड कर पाते हैं, इसलिए वो अपने कर लेते हैं लैंड को ठीक से। लेकिन गरीब किसान गरीब का गरीब रहता है, इसलिए उसको आज बार बार हम न्यूज़ में देखते हो आत्महत्या करनी पड़ती है, क्योंकि इंडिया में जो एग्रीकल्चर के हालात हैं बहुत अच्छे नहीं है। एज अ रिजल्ट लेबर एंड लैंड प्रोडक्टिविटी कंटिन्यू टू बी लो इन इंडिया। कॉन्सिक्वेंटली मोस्ट ऑफ द फार्मर्स लिव इन अ स्टेट ऑफ पॉवर्टी। तो बहुत इजी लैंग्वेज है बुक की, आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। उसके बाद आता है जी आपका हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट इज़ द रूट कॉज। देखो पॉपुलेशन की वजह से क्या होता है, पॉपुलेशन मैंने आपको ये बताया ना, ये मेन पॉइंट है। ये मेन पॉइंट क्यों है? क्योंकि देखो पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से ये सारी प्रॉब्लम आ रही है। अगर पॉपुलेशन इंडिया की नॉर्मल होती तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होती, जितना हम कमाते उतना आराम से लोग खा लेते। तो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही, डेवलपमेंट उस हिसाब से नहीं बढ़ रही। एग्रीकल्चर, खाने वाले लोग ज़्यादा हैं, कमाने वाले लोग कम हैं, पॉपुलेशन प्रॉब्लम आ, गरीबी बढ़ रही है। अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट से पहले एक पॉइंट रह गया, हाई इलिटरेसी रेट। मैं स्क्रीन में देख रहा था, मेरे को अनएम्प्लॉयमेंट दिख गया। हाई इलिटरेसी रेट, द वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैव टू टेक अप लो पेड जॉब्स ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज। जब गरीबी बढ़ेगी या पॉपुलेशन बढ़ेगी तो मेरी इनकम तो 30,000 ही थी ना, मेरे देश की इनकम या मेरी फैमिली इनकम 30,000 थी, मेरे पास लोग ज़्यादा हो गए, तो मैं अपने बच्चों को, या मैं अगर नॉर्मल मिडिल क्लास से भी लोअर क्लास में हो तो मैं अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में नहीं भेज पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं है। और आपने ज़्यादातर देखो गरीब लोग जो होते हैं उनके बच्चे भी ज़्यादा होते हैं, तो 3-3 4-4 बच्चे हो जाएंगे और पैसे वैसे ही नहीं होंगे। फैमिली इनकम कितनी होगी? 5-10 हज़ार रुपये होगी, तो क्या वो अच्छे स्कूल में भेज पाएंगे? कभी भी नहीं भेज पाएंगे। तो वो क्या रहेंगे, उन वो लो पेड जॉब, जो बड़े होंगे तो लो पेड जॉब्स करेंगे। क्यों? ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज। उनकी नॉलेज इतनी अच्छी नहीं है, इतने स्किल्ड नहीं है, इतनी एक्सपर्टीज़ नहीं है, इतनी क्वालिफिकेशन नहीं है कि अच्छी जॉब्स करें। नॉर्मल पढ़ाई करी है तो नॉर्मल जॉब करेंगे। जिसने अच्छी, जो अमीर बंदे ने अच्छी क्वालिफिकेशन, अच्छे इंस्टीट्यूट से कॉलेज, लाखों रुपए की MBA, लाखों रुपए का CA, लाखों रुपए की इंजीनियरिंग करी है, वो आउट ऑफ इंडिया जाके भी जॉब कर लेता है क्योंकि उसके पास पैसे हैं। लेकिन गरीब बेचारा, गरीब का गरीब रहता है। तो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को लो पेड ऑफ जॉब मिलती है क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं होते अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए। तो मोस्ट मेंबर्स ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर नॉट एबल टू पार्टिसिपेट इन द एमर्जिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। अब SC ST वाले जो लोग होते हैं उनके लिए कोटा होता है, आपको पता है, एडमिशन का कोटा भी होता है, पढ़ाई का और जॉब का कोटा भी गवर्नमेंट ने दिया। क्यों दिया है? क्योंकि दे आर वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। इनके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती, ज़्यादा पैसे नहीं होते अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो कि इनके बच्चे जब बड़े होकर लो पेड जॉब ही करते रहेंगे, मतलब ये तो ज़िंदगी भर गरीब ही रहेंगे। एक बंदा गरीब है, उसका बच्चा भी गरीब, उसका बच्चा भी नहीं पढ़ा वो भी गरीब, उसका बच्चा नहीं पढ़ा ढंग से वो भी गरीब। तो गवर्नमेंट क्या करती है? SC ST कोटा देती है कि यार आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली लेकिन आपको अच्छी जॉब दे देते हैं। होता क्या है कि हम जनरल क्लास के हैं, हमको 90% चाहिए कॉलेज में एडमिशन के लिए, SC ST वाले को 60% चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि आप कोई बात नहीं, आपको कोटा दे देते हैं कि आप 60% भी अगर आपके आ गए तो भी आपको 90% वाले के बराबर हम बिठा देंगे। तो ये उनको गवर्नमेंट बेनिफिट देती है बिकॉज दे आर वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, ताकि वो कम से कम एक फैमिली का एक बंदा भी अगर 60% वाला पढ़ाई कर लेता है और उसको अच्छी जॉब, अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है, तो मतलब बाद में उसको अच्छी जॉब मिल जाएगी। जब उसको अच्छी जॉब मिल जाएगी तो उसकी गरीबी ख़त्म होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट की सोच होती है कि SC ST वालों को या OBC वालों को कोटा दिया जाए हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर बैंक में, हर प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में। एक कोटा रखा है गवर्नमेंट ने कि 2 या 3 बंदे वीकर सेक्शंस के SC ST कोटा के ज़रूर जॉब में दिए जाए, चाहे उनकी परसेंटेज कम है, चाहे उनकी क्वालिफिकेशन कम है, ताकि उनकी फैमिली की जो पॉवर्टी है वो कम हो सके। तो इलिटरेसी, एजुकेशन एक बहुत बड़ी वो है कि अगर लोग अनपढ़ हैं या कम पढ़ाई की है, अच्छे स्कूल या कॉलेज से पढ़ाई नहीं की, तो वो गरीब ही रह जाते हैं, उनके पास इतनी स्किल्स नहीं आती, एक्सपर्टीज़ नहीं आती। फिर आता था जिसमें मैं बात कर रहा था, अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट कहता है कि जब पॉपुलेशन बढ़ रही है, अब काम तो उतना ही है ना जितना मैंने आपको बताया था, जैसे मैंने आपको पेज पर ड्रॉ करके दिखाया था कि मान लो ये एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर की जगह अब इसको हम मान लेते हैं वर्क या वैकेंसी। हमारे पास इतनी ही फैक्ट्रियां हैं, लोग कितने हैं? इतने सारे। तो क्या होगा, सबको काम मिलेगा? नहीं। और लोग क्या हो रहे हैं, दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, ये जो सर्कल है ये बढ़ रहा है। क्यों? पॉपुलेशन तो दिन ब दिन बढ़ रही है। आज से 10 साल पहले या 5 साल पहले कितनी करोड़ थी, आज कितनी करोड़ हो गई। तो काम कितना उस हिसाब से बढ़ रहा है, काम भी बढ़ रहा है लेकिन बहुत कम स्पीड से बढ़ रहा है। काम स्पीड से बढ़ रहा है, पॉपुलेशन स्पीड से बढ़ रही है। तो क्या हो रहा है,
उससे क्या होगी, अनएम्प्लॉयमेंट, हर एक बंदे को काम नहीं मिल पाएगा। ऑब्वियस बात है, अगर आज मेरे को जॉब मिली, मैं रोज़ जॉब तो चेंज नहीं करूँगा, 10 साल 15 साल तो वो 20 साल जॉब करूँगा, तो मतलब मेरी वाली जॉब की जो पोस्ट खाली थी, जब मैं उसमें फिल कर गया तो मैं 20 साल के लिए फिल हो गया। इसी तरह पोस्ट इतनी नहीं निकल रही, इतनी वैकेंसी नहीं निकल, जिसको जॉब मिलती है लॉन्ग टर्म के लिए मिलती है, तो वो वैकेंसी इतनी जल्दी खाली नहीं होती। तो इसके कुछ रीजंस पढ़ लेते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट एक बात कह रहा है कि लार्ज सेक्शन ऑफ अर्बन पुअर, ये जो अर्बन पुअर है ना, अर्बन पुअर का मतलब जो शहर में गरीब रहता है, वो कह रहे हैं वो शहर में गरीब नहीं है, वो शहरी गरीब नहीं है, वो लोग हैं। बीच में फ़ोन आ गया था एक, हम बात कर रहे थे कि अनएम्प्लॉयमेंट में जो अर्बन पॉपुलेशन है, अर्बन पुअर मतलब जो शहर में जो गरीब लोग रहते हैं, वो शहर के गरीब के लोग नहीं हैं, वो आर द लार्जली ओवरफ्लो ऑफ रूरल पुअर, जो माइग्रेट होके आए, रूरल पुअर हु माइग्रेट। तो जो शहर में गरीब रहते हैं वो शहरी गरीब नहीं है, वो गांव वाले गरीब है, रूरल एरियाज़ के गरीब है, वो शहर में आए हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या थी, पुअर स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर थी, काम एग्रीकल्चर में उनको एक फैमिली में इतने सारे लोग थे और काम करने वाले लोग को कम चाहिए थे, बाकी लोग गांव में आ गए, और सॉरी शहर में आ गए, तो एग्रीकल्चर की हालत बहुत ख़राब थी, लोग शहर की तरफ भागे, शहर की तरफ भागे कि काम मिल जाए फैक्ट्री वैक्ट्री में करने के लिए। तो शहर में आके भी क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ नॉट बीन एबल टू अब्जॉर्ब ऑल दिस पीपल। जो शहर की तरफ आए, जब वो आए तो क्या हुआ, इंडस्ट्रीज़ इतनी नहीं थी, इतनी फैक्ट्रियाँ नहीं थी, या फैक्ट्री थी तो ऑलरेडी लोग काम करते, मतलब वैकेंसी इतनी नहीं थी कि वो सबको एब्जॉर्ब कर ले, सबको इंक्लूड कर ले, कि सबको जॉब मिल सके। सेकंड, मोस्ट ऑफ द अर्बन पुअर आर आइदर अनएम्प्लॉयड और टेम्परेरीली एम्प्लॉयड, या तो वो बेरोजगार रह गए बेचारे, या टेम्परेरीली, कभी काम मिल रहा है कभी नहीं मिल रहा। कभी आप देखते हो कभी घर में पेंट कराना है, वाइट वॉश कराना है, या थोड़ा बहुत कोई काम कराना है सीमेंट का या प्लम्बर का, तो वो बेचारे ऐसे कहते हैं कि भाई साहब आज तो दिहाड़ी हुई नहीं, आज तो मजदूरी मिली नहीं, क्योंकि कभी उनको काम मिल जाता है, कभी उनको काम नहीं मिलता, तो कभी कभार वाले टेम्परेरीली एम्प्लॉयड रह गए वो। तो सच कैजुअल लेबर्स आर अमंग द मोस्ट वल्नरेबल इन द सोसाइटी, एज वल्नरेबल मतलब मोस्ट इन नंबर, सबसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा गरीब ये नंबर में है, इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। एज दे हैव लिमिटेड स्किल्स, क्योंकि ये गांव से आए हैं, इनके ज़्यादा काम, इनके पास ज़्यादा एक्सपर्टीज़ नहीं है मशीन वशीन चलाने का, ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, काम मिलता भी है तो भी जॉब सिक्योरिटी नहीं है, नो जॉब सिक्योरिटी। क्यों? क्योंकि आज काम कर रहे हैं, कल को भी गलती होगी, मालिक गालियाँ निकाल के बाहर निकाल देगा फटाफट से, क्योंकि कोई आपका कोई क्वालिफाइड जॉब थोड़ी, कि मैनेजर थोड़ी बन गए कंपनी के, बैंक के मैनेजर थोड़ी बन गए कि एक कॉन्ट्रैक्ट मिला होगा आपको कि 4 साल 5 साल का आपको काम से ना निकाला जाए। ये तो कैजुअल लेबर है, आज काम पे है, कल को गलती होगी तो आप जॉब से निकाल भी जा सकते हो। इनके पास कोई एसेट्स नहीं, क्योंकि सब कुछ तो गाँव में पड़ा है, घर वर सब इनका गाँव में, और भी कुछ ज़्यादा बड़े घर होते नहीं हैं, तो कोई एसेट नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई प्रॉफिट नहीं अपने आप को जीने के लिए। सो पॉवर्टी इज़ क्लोजली रिलेटेड टू नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये जो बात इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो शहर में गरीब है उसमें ज़्यादातर तादाद जो है वो गांव वाले गरीब लोगों की है। जो गरीब लोग गांव में गरीब थे वो शहर में काम मांगने को आए, तब उनको शहर में भी काम नहीं मिला, तो शहर में भी झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, छोटा मोटा के काम कभी करते हैं कभी नहीं करते। तो ये रूरल पुअर है, ये अर्बन पुअर बन गए, और शहरों में भी आपको गरीब लोग देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि काम नहीं मिला, अनएम्प्लॉयमेंट, वैकेंसी नहीं मिली इतनी ज़्यादा। फिर आता है जी हाई लेवल ऑफ इनडेप्टनेस, अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट होती है बेरोजगारी, अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब कि आपको कभी भी इतने टाइम, बहुत ज़्यादा साल हो गए काम ही नहीं मिल रहा, बिल्कुल बिल्कुल वेले बैठे हो आप। एंड द कैजुअल नेचर ऑफ वर्क कंपेल्स पीपल टू बोरो मनी। अब जब आप गांव से उठ के शहर में आ गए, रूरल से आप अर्बन में आ गए, और आपको इंडस्ट्रीज़ में काम नहीं मिला, तो आप क्या वापस भाग जाओगे? आप साल 2 साल रुकोगे, ट्राई करोगे, कभी कभी कुछ काम मिल जाएगा, थोड़ा बहुत खा लोगे। तो जब आपके पास पैसा ख़त्म हो जाएगा तो आप क्या बोलोगे? अपने गांव में फ़ोन करोगे, गांव में फ़ोन करके बोलोगे भैया पैसे ख़त्म हो गए, अभी तो काम मिला नहीं, कुछ पैसा भेज दो। तो आपके जो फैमिली के लोग होंगे वो कर्ज़ा लेंगे, जितना पैसा उनके पास होगा तो भेज देंगे, नहीं तो कर्ज़ा लेंगे। जब वो कर्ज़ा लेंगे, या आप शहर में से कर्ज़ा लोगे किसी जानकार से, अपने दोस्त यार से, कि भैया पैसे ख़त्म हो गए, जब तक काम नहीं मिलता मेरे को कर्ज़ा दो। तो डेप्टनेस मतलब कंपेल्स पीपल टू बोरो मनी। तो बोरो मनी का मतलब हो गया आपको कर्ज़ा लेना पड़ गया। तो उससे जब आप कर्ज़ा लोगे तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। फ्री में तो कोई भी लोन नहीं देगा आपको कोई हेल्प करेगा तो बोलेगा भैया ठीक है, हम मंथली मेरे को ब्याज दे दिया कर। तो पहले आपके पास कमाने को पैसा नहीं है, आपके ऊपर सिर पर कर्ज़ा चढ़ गया और ब्याज चढ़ गया। तो सच इनडेप्टनेस इज़ वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फैक्टर्स ऑफ पॉवर्टी। पहले ही आप गरीब थे, थोड़ा बहुत कुछ कमाओगे, सारा का सारा ब्याज में चला जाएगा, या उसका आधा हिस्सा ब्याज में चला जाएगा, क्योंकि आपने कर्ज़ा ले रखा है। तो कर्ज़े पे कर्ज़ा चढ़ता बढ़ता जाएगा। तो ये क्या हो गया? फैक्टर्स ऑफ पॉवर्टी। आप गरीब से और गरीब हो जाओगे, क्योंकि हालात पहले ही ख़राब थे, काम मिला नहीं, कर्ज़ा चढ़ गया सिर पे, और ब्याज जाता रहा, खर्चा बढ़ गया। इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, तो आप लोग को पता है कि पूरे देश में
इक्वालिटी नहीं है इनकम में, कोई अमीर है तो बहुत अमीर है, गरीब है तो बहुत गरीब है। तो इससे क्या होता है, गरीब और गरीब हो ही जा रहा है, अमीर पैसों से पैसा कमा के और अमीर हो ही जा रहा है। तो इससे अमीर को तो ऑप्शंस हैं अपने बच्चों को पढ़ा के। अब एक मैं मान लो बहुत अमीर बंदा हूँ, मैंने अपने बच्चों को बहुत हाईली स्किल स्कूल में, फिर हाईली स्किल कॉलेज में पढ़ाया, तो मेरे बच्चे को अच्छी जॉब मिल गई या मेरे बिजनेस में कर लिया, तो मैं पहले ही अमीर था, मेरे फैमिली में 2 बच्चे हैं तो दोनों ही कमाने शुरू हो गए, तो मेरी इनकम फैमिली इनकम पहले खाली मैं कमा रहा था, अब मेरे बच्चे भी कमा रहे, तो फैमिली इनकम ट्रिपल हो गई। लेकिन गरीब में ऐसा नहीं है, उसकी फैमिली बढ़ रही है तो उसकी इनकम कम हो रही है, क्योंकि खाने वाले लोग बढ़ रहे हैं और जो लोग काम, बेरोजगारी बढ़ रही, काम नहीं मिल रहा, अच्छे स्कूल में पढ़े नहीं, इलिटरेसी रेट कम है, तो वो गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। इससे क्या बढ़ रही है, डिस्पैरिटी इन इनकम, या इसको इनइक्वालिटी ऑफ इनकम भी कहते हैं। इसके बाद 8th पॉइंट है जी आपका इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। जब कोई चीज़, जब पॉपुलेशन बढ़ती है, देखो इन्फ्लेशन का जो मेन कॉज होता है वो होता है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन हमारी है, सॉरी, हमारे देश में खाने की जो चीज़ें हैं मान लो वो थोड़ी सी हैं, और पॉपुलेशन जो हो गई वो बहुत ज़्यादा, तो हर एक बंदे को थोड़ा थोड़ा खाना, मतलब डिमांड इतनी है, ये जो आउटर सर्कल है ये डिमांड है, लेकिन सप्लाई कितनी है, इतनी। डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो क्या होगा, ऑब्वियसली जब डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, सबको वो चीज़ चाहिए, तो रेट चीज़ें महंगी होंगी, जब महंगी होंगी तो इन्फ्लेशन होगा। तो इसलिए पॉपुलेशन की वजह, मैंने पहले आपको बताया था ना, पॉपुलेशन मेन पॉइंट है, क्योंकि पॉपुलेशन की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉपुलेशन की वजह से ही गरीबी है, पॉपुलेशन की वजह से ही एजुकेशन कम मिल रही है, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम भी पॉपुलेशन। तो पॉवर्टी का रूट कॉज जो है पॉपुलेशन बढ़ना है, बाकी सारे उसके सब, मतलब उसके अंदर बाकी के कॉज पॉवर्टी पॉपुलेशन के बाद ही आते हैं। पॉपुलेशन मेन कॉज है, उसके बाद के जितने भी पॉइंट्स हैं पॉपुलेशन की वजह से ही हैं पॉवर्टी के। पॉपुलेशन है ज़्यादा, सप्लाई है कम, डिमांड है ज़्यादा, सप्लाई है कम, चीज़ें हो गई महंगी। जब पहले ही बंदा गरीब है, उसके बाद आप महंगाई कर दो तो उसका खर्चा बढ़ गया, पहले चीज़ 10 रुपये की लेता था, अब वो 15 रुपये की ले रहा है, महंगाई बढ़ गई, तो पहले ही वो बेचारा गरीब है, कुछ कमा नहीं पा रहा, तो ऊपर से लोग चीज़ें महंगी हो रही हैं, तो इससे क्या होता है, रिजल्टेड इन लोअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और लोग पुअर हो रहे हैं। तो और कंक्लूजन में लिखा है ऑल दिस फैक्टर्स हैव क्रिएटेड 2 डिस्टिंक्ट ग्रुप्स इन सोसाइटी। कौन से लोग हैं, एक दोस्त जिसके मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है और अर्न गुड इनकम, जिसको रिच सेक्शन कहते हैं, और एक पुअर सेक्शन, 2 हिस्सों में बांट दिया गया है इसको। अब आगे आ गया है गवर्नमेंट अप्रोच टू रिमूव पॉवर्टी। गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप्स उठा रही है पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए। उन्होंने बेसिकली 3 स्टेप्स उठाए, ग्रोथ ओरिएंटेड, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स अलग से निपटाए, और मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, ये हम तीनों स्टडी करेंगे। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे प्रॉपर लिखा है, आप लोग रीड कर लेना, इसको बस रीड करना, ये आपकी इंट्रो है, जो पॉइंट्स हैं आपके यहाँ से स्टार्ट हैं, ये आपको बस रीड करने हैं, क्योंकि अगर इंट्रो मैम ने मांग ली तो इंट्रो में आप कुछ डेफिनेशन तो कुछ लिखोगे ना। जब भी मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी मान लो आपको यही आंसर आ गया, व्हाट आर द गवर्नमेंट अप्रोचेज ऑफ द टू रिमूव पॉवर्टी, आप सीधा यहाँ से शुरू नहीं कर दोगे, थोड़ा सा इंट्रो यहाँ से दे दिया करो, अपनी लैंग्वेज में लिख दो कि गवर्नमेंट प्रोवाइडेड सम अप्रोच या प्रोवाइडेड सम स्टेप, या एम्फेसाइज्ड ऑन द रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, कुछ भी लिख दो। तो उसके बाद आपको स्टेप्स लिखने हैं। गवर्नमेंट ग्रोथ ओरिएंटेड, गवर्नमेंट ने 5 ईयर्स प्लान में ये सोचा था, आपने जो 5 ईयर प्लान्स का चैप्टर नंबर 3 पढ़ा है, कि अगर इंडिया की ग्रोथ हुई, ग्रोथ मतलब जीडीपी को इंक्रीज़ कर दो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, मतलब कि लोगों की इनकम बढ़ेगी, प्रोडक्शन, लोगों का खाने का जो सामान है, जो हम खाते पीते हैं, प्रोडक्ट हमको जो यूज़ करने के लिए चाहिए, कंजम्पशन के लिए चाहिए, वो सारे प्रोडक्शन इंक्रीज़ करो, मतलब जीडीपी इंक्रीज़ करो, तो लोगों की इनकम क्या होगी, ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होगी, उससे ऑटोमेटिकली पॉवर्टी हट जाएगी। तो इसमें गवर्नमेंट ने एक्सपेक्ट किया था, एक्सपेक्टेशन थी कि इकोनॉमिक ग्रोथ होने से, जीडीपी और इनकम ग्रोथ होने से पुअर सेक्शंस को फ़ायदा मिलेगा और बेरोज़गारी हटेगी और सब कुछ होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। देखो ये पूरा का पूरा है, ये पूरा का पूरा मार्क करा रहा हूँ मैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा अच्छा लिखा हुआ है, लेकिन ये फेल हो गई। क्यों फेल हो गई, ये रीजंस है उसके। हाउएवर ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच फेल्ड, इनइफेक्टिव हुई, क्यों, पॉपुलेशन सबसे, देखो मैं बात करूँ, पॉपुलेशन रूट कॉज है, क्योंकि जिस हिसाब से जीडीपी तो बढ़ी, लेकिन उस हिसाब से पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई। जिस हिसाब से जीडीपी बढ़ी, पॉपुलेशन उससे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी, तो लोगों की इनकम को, लोगों को में बटा, इनकम जो बटनी थी वो प्रॉपर ढंग से बट नहीं पाई, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, लेकिन उसने डिस्पैरिटीज़ बढ़ाई। जो अमीर ज़मींदार था उसने फ़ायदा उठा लिया, लेकिन गरीब लोग उसका H-1B सीड्स का फ़ायदा नहीं उठा पाए। और ग्रीन रेवोल्यूशन भी कई स्टेट्स में हुआ। रीजनल डिस्पैरिटी मतलब कई रीजन्स में हो पाया, और रीजनल डिस्पैरिटी का मतलब रीजनल इनइक्वालिटी, कई रीजन्स या कई स्टेट्स में ग्रीन रेवोल्यूशन ने फ़ायदा उठाया, तो वहाँ के किसान अमीर हो गए, लेकिन लार्ज एंड स्मॉल फार्मर्स जो है अलग अलग स्टेट्स के, उसमें
नहीं हो पाए, मतलब कई स्टेट्स में ग्रीन रेवोल्यूशन फ़ायदेमंद हुआ और कई स्टेट्स में नहीं हुआ, तो इससे रीजनल इनइक्वालिटी होगी, सबको उसका बेनिफिट नहीं मिल पाया, तो कई लोग कई स्टेट्स पुअर की पुअर रह गई, तो इससे फार्मर्स दो हिस्सों में बढ़ गया, एक लार्ज फार्मर और एक स्मॉल फार्मर। देयर वॉज अनविलिंगनेस इन एन इनएबिलिटी टू रीडिस्ट्रीब्यूट लैंड। जो लैंड रिफॉर्म्स हमने पढ़े थे उसमें लैंड सीलिंग हमने पढ़ा था, तो लैंड सीलिंग के बारे में ये बात कर रहा है कि जब लैंड सीलिंग को गवर्नमेंट ने किया तो वो फेल हो गई बहुत बड़ी, क्योंकि ज़मींदारों ने अपने रिश्तेदारों को लैंड बांट दिए, ये झूठे नामों पर ज़मीनें करा दी और गरीब लोगों को वो ज़मीनें नहीं मिल पाई, तो ना उनकी विलिंग थी, ना उनका मन था देने का, ना वो दे पाए। और गवर्नमेंट अनविलिंगनेस किसकी थी? ज़मींदारों की, उनका मन नहीं था। और इनएबिलिटी किसकी थी? गवर्नमेंट की, क्योंकि गवर्नमेंट दे नहीं पाई। द बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ डिड नॉट ट्रिकल डाउन टू पुअर। तो ये सारे रीजंस की वजह से कि इकोनॉमिक ग्रोथ तो हुई कंट्री में, लेकिन पुअर को फ़ायदा नहीं हुआ। तो 55% जो पुअर था वो 25% आज भी है। ज़रूर पॉवर्टी हटी है, लेकिन 25% भी एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है गरीबी का। फिर गवर्नमेंट ने पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स निकाले, हम 5 ईयर प्लान में पढ़ रहे थे कि पॉवर्टी एलिवेशन, लोगों की गरीबी, SC/ST कोटा दे दिया कि लोगों को जॉब्स मिल सके, SC/ST कोटा दिया लोगों को एजुकेशन मिल सके ताकि बड़े होकर अच्छी जॉब्स मिल सके। तो ये सब कुछ हम पहले पढ़ चुके हैं, यहाँ पे लिखा है रेवर 4.9, ये वहाँ पे ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद 4.9 सॉरी अभी हम पढ़ेंगे पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, ये डिटेल में पढ़ेंगे पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम कैसे कैसे क्या क्या हुआ। ये नेक्स्ट क्लास में आपको, ये रहा बुक में नीचे लिखा है, ये नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा। और आइडिया आपको पता है कि सारे हमारे प्रोग्राम्स फेल हुए थे। SC इसमें बेसिकली आता है कि SC/ST को रोज़गार योजना और शेड्यूल कास्ट मतलब OBC क्लास को काम मिले और एजुकेशन मिले, सब कुछ इस डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। मिनिमम नीड प्रोग्राम शायद नहीं है इसमें, हाँ वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है। मिनिमम नीड्स प्रोग्राम की किसकी कितनी ज़रूरत है, उसकी उतनी मिनिमम नीड है, उसको उतना खाना या उसको बेसिक एमिनिटीज़ मतलब रोटी, कपड़ा, मकान वगैरह वगैरह, उसको बेसिक चीज़ें जो चाहिए जीने के लिए, बेसिक कॉस्ट ऑफ लिविंग उसकी कवर हो सके। तो इंडिया वॉज अमंग द पायनियर्स इन द वर्ल्ड टू विजुलाइज दैट पीपल लिविंग स्टैंडर्ड कुड बी इम्प्रूव। बहुत लोगों ने पहले सोचा था कि खाली लोगों की इनकम बढ़ाओ, लोगों को पैसा मिल जाएगा, लोग अपने आप हो जाएंगे, लेकिन इंडिया ने सोचा, इंडिया पायनियर्स मतलब लीडर था सोचने में क्या, कि खाली पैसा बढ़ाने से नहीं, उसका लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ाना चाहिए। कैसे बढ़ा सकते हैं? थ्रू पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन सोशल कंजम्पशन नीड्स, कि जो हमारे खाने पीने की, रोटी, कपड़ा, मकान वगैरह वगैरह जो हमारी बेसिक ज़रूरतें हैं, उसका जो खर्चा है वो उसका मतलब उसको प्रोवाइड किया जाए, उसको जो जितना भी उसका खर्चा है उसको उसकी उतनी इनकम प्रोवाइड की जाए। कैसे? उसको फूड दिया जाए, सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स दिए जाए सब्सिडाइज रेट से, मतलब उसको गेहूँ दे दिया सस्ते दाम पे। तो आप आज भी देखते होंगे गांव में गेहूँ और आटा मिलता है बहुत कम रेट पे, या राशन फेयर प्राइस शॉप दिल्ली में भी खुली हैं, जिनके पास राशन कार्ड होता है वो लाइनें लगा के संडे के जाते हैं, उनको आटा, दाल, चीनी मिलती है बहुत कम रेट पे या फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। क्यों? क्योंकि इंडिया ने सोचा था कि पब्लिक एक्सपेंडिचर जो उनको फॉर कंजम्पशन, सोशल कंजम्पशन मतलब जो उनको मेन खाने पीने की बेसिक एमिनिटीज़ ऑफ लाइफ है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट या बहुत कम रेट में मिले। एजुकेशन, गरीब लोगों को फ्री एजुकेशन या बहुत सस्ती एजुकेशन मिले। और अच्छे स्कूल, जो नामी गिरामी स्कूल्स हैं, हर स्कूल में, बड़े स्कूल, प्राइवेट स्कूल में भी उनका एक कोटा होना चाहिए ताकि वो कुछ बच्चे वहाँ पर पढ़ सकें। हेल्थ, हॉस्पिटल्स में बेड्स मिलते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी खोले गए फ्री हेल्थ के लिए, फ्री इलाज के लिए। और प्राइवेट के अंदर भी कुछ बेड्स रिजर्व्ड होते हैं, कोटा होता है जो SC/ST कोटा वालों को देने ही पड़ते हैं ताकि उनका इलाज हो सके। ये सब कुछ गवर्नमेंट ने रखा। वाटर सप्लाई, फ्री वाटर सप्लाई गरीब लोगों के लिए गांव में दिया गया। सैनिटेशन, सीवर प्रॉब्लम्स जो हमारे घर में होती हैं, सीवर की जो लाइंस वगैरह डालनी शुरू की गवर्नमेंट ने, कि अगर हम ये सब कुछ लोगों को दे देंगे तो लोगों का ये खर्चा तो बच गया, पढ़ाई का, हेल्थ का, वाटर का, सैनिटेशन का, ये सारा खर्चा बच गया। तो ये खर्चा बचेगा तो लोगों की इनकम सेव होगी। जब उनकी इनकम सेव होगी तो वो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं और इनकम से भी बढ़ा सकते हैं। तो टू वे काम होता है कि गवर्नमेंट ने इन चीज़ों में हेल्प करने की सोचा और इससे उनकी इनकम सेव होगी, उनका पैसा बचेगा और उनका पॉवर्टी भी कम हो सकेगी। तो इसने काफ़ी हेल्प की है। जो हम कहते हैं कि 55% से 25% हुआ, इसने काफ़ी हेल्प की है, लेकिन पूरी तरह से ये भी वर्कआउट नहीं हो सका क्योंकि हमारे देश में करप्शन बहुत ज़्यादा है। तो कोई गरीब अपना इलाज फ्री में कराना जाता है या गरीब एजुकेशन के लिए जाता है स्कूल में कि मैं गरीब हूँ, मेरे को लो इनकम ग्रुप में एडमिशन दो, तो हमारे स्कूल वाले हेरा फेरी करके किसी जो बंदा फीस पे कर सकता है उसको दे देते हैं, गरीब बंदे को वो एजुकेशन का जो कोटा है वो नहीं देते। इसी तरह हॉस्पिटल भी क्या करते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो फ्री इलाज करता है पर
प्राइवेट हॉस्पिटल में मान लो कि हर डिपार्टमेंट में 3 से 4 बेड होते हैं जो हेल्थ जो SC ST कोटा के लिए, गरीब लोगों के, लो इनकम ग्रुप के लिए रिजर्व होते हैं, लेकिन वो देते नहीं है उनको, वो किसी और बंदे को देते हैं और गरीब लोग के नाम पे शो कर देते हैं गवर्नमेंट को कि हमने दे दिए, तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल कमा लेता है पैसे उस तरीके से। तो करप्शन की वजह से ये पूरी तरह वर्कआउट नहीं हुई, लेकिन फिर भी फ्री हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, फ्री स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उससे कुछ लोगों को बेनिफिट्स मिल रहे हैं। प्रोग्राम्स अंडर दिस अप्रोच आर एक्सपेक्टेड टू सप्लीमेंट द कंजम्पशन ऑफ पुअर, मतलब ये सारे प्रोग्राम्स किसके लिए हैं, ताकि सप्लीमेंट मतलब हेल्प मिल सके, किसको हेल्प मिल सके, पुअर को हेल्प मिल सके, किस लिए, इन सब चीज़ों के लिए, और क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड ब्रिंग इंप्रूवमेंट इन हेल्थ एंड उसकी हेल्थ में, एजुकेशन में और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में हेल्प मिल सके। 3 मेजर प्रोग्राम्स दैट एम एट इम्प्रूविंग है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसको हम राशन शॉप भी कहते हैं आज की डेट में, ये हमने 11th के लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, या इसको हम फेयर प्राइस शॉप भी कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो अपनी फैमिली, बड़े जो अपनी मम्मी पापा हैं उनसे पूछना कि दिल्ली में भी जगह जगह राशन शॉप्स हैं, फेयर प्राइस शॉप्स भी कहते हैं। जिसके पास राशन कार्ड होता है और वो लो इनकम ग्रुप का गरीब आदमी है तो वो वहाँ जाएगा। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मतलब पब्लिक मतलब गवर्नमेंट क्या करती है, फ्री आटा चावल गेहूँ वगैरह देती है, संडे के संडे देती है, वहाँ पे लाइनें लगती है, लोग अपने राशन कार्ड दिखा के और अपनी फैमिली में कितने लोग हैं उसके हिसाब से क्वांटिटी ऑफ उनको गेहूँ दाल वगैरह मिल जाती है। तो ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, हम बचपन में भी पढ़ चुके हैं सिविक्स वगैरह में। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम की, इंटीग्रेटेड मतलब कि अगर आपके घर में अगर आप गरीब हो और आपके घर में चाइल्ड है मतलब बच्चे हैं तो उसको इंटीग्रेट किया जाए। इंटीग्रेट मतलब मिक्स करके पढ़ाया जाए, कहाँ पे, प्राइवेट स्कूल में, कि खाली पब्लिक स्कूल में ना पढ़ा के प्राइवेट स्कूल में भी, प्राइवेट जो अमीर बच्चों के साथ गरीब बच्चों को भी इंटीग्रेट करके मिला जुला के पढ़ाया जाए। कुछ हर क्लास में 2 से 3 SC ST के बच्चे होने चाहिए ताकि वो मिल बांट के बड़े जो रिच सेक्शंस के बच्चे उनके मिल के पढ़ सकें। मिड डे मील स्कीम, ये प्राइवेट स्कूल में नहीं होती, गवर्नमेंट स्कूल में होती है, और टीवी में आजकल न्यूज़ कई बार देखी भी होगी। मिड डे मील में खाना ख़राब होने के ऐसे बच्चे की तबीयत ख़राब होगी या बच्चे हॉस्पिटल चले गए या मर भी जाते हैं कई बार, तो मिड डे मील स्कीम गवर्नमेंट ने दी। इसके 3 फ़ायदे होते थे। एक फ़ायदा हुआ कि देखो गरीब लोग के पास खाने को पैसा नहीं होता तो अपने बच्चों को अच्छी बैलेंस डाइट नहीं दे पाते, तो न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिलता, तो मिड डे मील गवर्नमेंट ने शुरू की कि लंच टाइम में क्या होगा कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी गरीब बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में खाना। तो उससे क्या होगा कि हर बच्चे को न्यूट्रिशियस फूड मिलेगा, उसको एक तो न्यूट्रिशन मिलेगा रोज़ खाना, क्योंकि गरीब बच्चे क्या कभी खाते हैं कभी नहीं खाते क्योंकि उनको पैसे नहीं होते। जब रोज़ उनको स्कूल में खाना मिलेगा तो उनको न्यूट्रिशन मिलेगा, उनकी क्या होगी, हेल्थ अच्छी हो जाएगी। ठीक है, एक तो उनको न्यूट्रिशियस फूड मिला, एक उनको बैलेंस डाइट मिलेगी, क्योंकि रोज़ खाली दाल नहीं खिलाएंगे वो, कभी सब्जी कभी दाल कभी कुछ कभी खिचड़ी वगैरह रोज़ देंगे उनको, तो एक उनको खाना अच्छा मिलेगा, न्यूट्रिशन मिलेगा, उनकी हेल्थ अच्छी होगी, और भरपेट खाना जो वो नहीं खा पाते उनको वो मिलेगा। तो बेसिक उनकी जो फूड रिक्वायरमेंट है वो भी सॉल्व हो जाएगी। तो बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने सोची कि हेल्थ बेनिफिट हो गया, न्यूट्रिशियस फूड मिल गया, बैलेंस डाइट मिल गई, और फूड रिक्वायरमेंट जो उनको भरपेट खाना नहीं मिलता वो, और साथ में जब उनको खाना रोज़ मिलेगा तो उसकी फैमिली, मान लो कि उसकी फैमिली में अगर वो स्कूल से खाना ना मिलता तो घर से बच्चा लंच बॉक्स तो लेके आता, तो लंच बॉक्स के लिए जो खाना है उसके पैसे कौन देता, उसकी फैमिली, उसके फादर कमा के लाते। तो जब उसको स्कूल से ही खाना मिल रहा है तो उसके फादर की इनकम सेव हो रही है, उसके फादर का खर्चा बच रहा है अपने बेटे की रोज़ की खाने में, तो उसकी वहाँ पे इनकम सेव हो जाएगी। तो इसमें एक और पॉइंट लिख सकते हैं, इनकम सेव हो जाएगी, कौन सी, फैमिली इनकम सेव हो जाएगी, तो कुछ बचेगी, तो उससे उसकी पॉवर्टी कम होने के चांसेस हैं। तो गवर्नमेंट ने ये स्कीम्स आज भी चल रही हैं, तीनों की तीनों चल रही हैं और बहुत अच्छे से चल रही हैं। तो इसमें आपको कोई भी डाउट है, मैंने नए तरीके से वीडियो इसलिए बनाई क्योंकि बोर्ड पे काफ़ी टाइम वेस्ट होता है, इसमें जल्दी जल्दी मैंने बनाई है। अगर किसी को कोई पॉइंट समझ नहीं आया प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और मेरे को ज़रूर सेंड करना, और मेरे को फीडबैक ज़रूर देना कि ये मेथड मेरा वर्क किया कि नहीं किया। ऐसा नहीं है कि सारी वीडियोज़ ऐसे बनेंगी, मेरा माइक 2-1 दिन में आ जाएगा, तो जो फ़ैन की डिस्टर्बेंस होती है वो ख़त्म हो जाएगी, फिर हम माइक से बोर्ड पर वीडियो बनाएंगे। टॉपिक ईजी होगा तो यहीं बना देंगे, टॉपिक डिफिकल्ट होगा, बोर्ड की रिक्वायरमेंट होगी तो बोर्ड पे बनाएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।